हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से आपके लिए एक वन शॉट स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। गाइस, ये एक वांगशांग स्टोरी होने वाली है। इसमें टॉप हमारा वांगजी जिसकी एज 22 ईयर्स ओल्ड है और बॉटम हमारा विंग जिसकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है और एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फोर्स मैरिज। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक विलेज के पावरफुल पर्सन से जो शायद उस इलाके का मुखिया या फिर जमींदार था, जिसका नाम जियान फिमियान था। उस मुखिया का उस इलाके में इतना खौफ था कि आसपास के इलाके, यहाँ तक कि जो भी पर्सन जियान फिमियान के बारे में जानता था कि वो कितना क्रूर पर्सन है, यहाँ तक उस विलेज में जितने रहने वाला हर पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, जिस वजह से ना तो कोई उस विलेज में रिश्ता करना चाहता था और ना ही वहाँ का रिश्ता अपनाना चाहता था। ये देखकर वहाँ के सभी मर्द और जियान फिमियान ने मिलकर एक रूल बनाया कि वो शहरी लड़कों को पकड़ कर लाएंगे और अपने बच्चों की शादी उनसे करवाएंगे। जिस बात को सुनकर वहाँ के सभी मर्द हामी भर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जियान फिमियान अपने एक आदमी को बीजिंग जैसे बड़े शहर में भेजता है, जहाँ वो पर्सन बॉय हॉस्टल में जाकर सभी बड़े फैमिली के बच्चों की डिटेल निकालता है और वापस आकर जियान फिमियान को बताता है। जियान फिमियान जब वो डिटेल देखता है तो उसमें सबसे पहले जो नाम था वो था जिन जोशियान, जो जिन कारपोरेशन का इकलौता हायर था। और फिर दूसरा नाम था लैन फैमिली के दोनों बेटे लैन सिचेन और लैन वांगजी का। साथ ही वो लैन कारपोरेशन, लैन फैक्ट्री और लैन लिमिटेड कंपनियों के इकलौते हायर थे। इसलिए वो तीनों की डिटेल देखकर जियान फिमियान सोचता है मेरे बच्चों के लिए यही पार्टनर अच्छे है। और उसी में बहुत से लोगों की डिटेल थी, जिसमें था सुयान, वेंचाओ, ऐसे ही बहुत सारे लोगों की डिटेल थी, जो डिटेल वो बाकी के गांव वालों को दे देता है। जो डिटेल देखकर वो लोग भी अपने अपने बच्चों के लिए पार्टनर चूज कर लेते हैं और अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि इन सबको एक साथ किडनैप करके अपने अपने बच्चों की मैरिज उन सभी लड़कों से करवाएंगे। इसलिए जियान फिमियान और बाकी सब लोग अपने गांव से निकलते हैं और उस बॉय हॉस्टल में पहुंचते हैं, जहां सभी को बंदूक की नोक पर किडनैप किया जाता है और अपने गांव यूनमक सिटी में लेकर आते हैं और सभी को एक जगह बंद किया जाता है। ये देखकर वो सभी अल्फा परेशान हो जाते हैं और आपस में कहते हैं कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने हमें किडनैप क्यों किया। तभी एक सर्वेंट अंदर आता है और उन सभी अल्फा के पास कपड़े फेंकते हुए कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ। वो सभी अल्फा पूछते हैं पर क्यों। वो सर्वेंट बिना जवाब दिए गेट बंद करके चला जाता है। कुछ देर बाद उस रूम का गेट खुलता है, जहां जियान फिमियान देखता है कि किसी ने भी वो कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर जियान फिमियान उन सभी अल्फाओं से कहता है देखो, या तो तुम लोग सब रेडी हो जाओ वरना ऐसे ही चलो, और अगर अपनी जान प्यारी है तो कोई भी गड़बड़ी मत करना, समझे। अभी 10 मिनट में तुम सबकी शादी है। ये सुनकर तो वो सभी अल्फा शौक कि क्या उनकी मैरिज पर किससे और कैसे, ऐसे अचानक क्यों। इतना सुनते ही जियान फिमियान वहाँ से चला जाता है और अब सभी अल्फा आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये लोग हमारा किडनैप करके शादी करवाना चाहते हैं, पर क्यों और किससे, हमारी ओमेगा कौन है। इधर जब जियान फिमियान के तीनों बच्चे जियान यांगली, जियान चेन और विंग को पता चलता है कि उनके डैड उनके लिए किडनैप करके ग्रूम लेकर आए हैं, तो वो शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों पढ़े लिखे थे और अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानते थे। मगर उस गांव के रूल के हिसाब से एक कुरूल और दबंग फैमिली के बच्चों से सब डरते थे। इसी वजह से वहाँ कोई भी दूसरे विलेज के लोग शादी करना तो दूर की बात, उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते थे। इस वजह से वहाँ की कई लड़कियाँ खुद से किसी भी पर्सन के साथ भाग गई थी या फिर उन लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। इसी वजह से जब ये पूरा बागडोर जियान फिमियान के हाथ में आया, तब उसने ये रूल बनाया कि वो अपने बच्चों के लिए ज़बरदस्ती अल्फाओं को किडनैप करेंगे और उनसे अपने बच्चों की शादी करवाएंगे। इसलिए अब विंग, जियान चेन और यांगली आपस में बात करते हैं कि वो ऐसे किसी भी पर्सन की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते हैं। इसलिए तीनों भाई फैसला करते हैं कि वो उन अल्फाओं से शादी करेंगे, मगर जैसे ही वो उनके साथ इस गांव से बाहर निकलेंगे वो उन तीनों को आज़ाद कर देंगे। तभी जियान चैन कहता है पर सीजे ये कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है ना, जिसकी शादी इस तरह से होती है उन्हें यहीं इस गांव में नाइट स्पेंड करनी पड़ती है और सुबह बेड पर अगर ब्लड के निशान सुबह सुबह बेड पर ब्लड के निशान चेक किए जाते हैं और अगर हमारे ब्लड के निशान नहीं मिले तो आप जानते हैं ना, पिताजी उनके साथ साथ हमें भी मार देंगे।
यांगली कहती है मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए ये लेके आई हूँ। और अपने दोनों भाई को एक छोटी सी बोतल देते हुए कहती है इसमें मुर्गे का ब्लड है। विंग कहता है मुर्गे का ब्लड? यांगली कहती है हाँ, आज जब सर्वेंट मुर्गों को मार रहे थे तब मैंने उनसे कहा था कि वो मुर्गे का ब्लड मुझे दे दे, और उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने वो ब्लड मुझे दे दिया और मैं तुम दोनों के लिए भी ले आई। तभी विंग कहता है पर सीजे, हम ये ब्लड लेकर क्यों आए? हम रेड कलर भी तो ला सकते थे ना। यांगली कहती है विंग, कलर और ब्लड में डिफरेंट होता है, इसलिए तुम ज़्यादा बात मत करो और ये लो अपने पास रखो। तभी विंग कहता है मगर सीजे, शाओ सिन चैन और म्या का क्या होगा? यांगली कहती है मैंने उन्हें भी समझा दिया है, अब जल्दी रेडी हो जाओ, पिताजी आते ही होंगे। इतना कहकर तीनों अपने अपने रूम में तैयार होने लगते हैं। अब कुछ देर बाद यांगली, विंग, चैन, शाओ सिन चैन और म्या को भी वहाँ पर लाया जाता है। उनके सिर पर वेल थी, इसलिए कोई भी किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। इधर वांग जी अपने गगा से कहता है गगा, हम लोग इनका कहना क्यों मान रहे हैं? हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? जो सुनकर सीचेन कहता है वांग जी पागल मत बनो, और तुम इन लोगों को देख रहे हो ना, सबके पास हथियार है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और फिर हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि हम लोग किडनैप हो चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल वैसा करो जैसा ये लोग चाहते हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है गगा, मैं इन सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सीचेन कहता है वांग जी ऐसा वैसा कुछ भी मत करना और ना ही कोई होशियारी। वांग जी कहता है पर गगा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। सीचेन कहता है शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता, पर अब कर भी क्या सकते हैं? देखो न, चारों तरफ ये गुंडे खड़े हैं और इन सब के हाथ में बंदूक है, और अब बंदूक की नोक पर जिन जुशान की मैरिज यांगली से, सीचेन की मैरिज जियानचेन से, और विंग की मैरिज वांग जी से, शुयान की मैरिज शाओ सिन चैन से, और वेंचाओ की मैरिज म्या से हो जाती है। और अब सभी ब्राइड और ग्रूम को एक एक कमरे में भेज दिया जाता है और बाकी सब लोग उनके ही रूम के बाहर पहरा दे रहे थे। वहीं सभी ब्राइड अपने वेडिंग अटायर में रूम में बैठे थे। जैसे ही सभी ग्रूम अपने अपने रूम में आते हैं तो सभी अपना वेल उठाकर अपने अपने पार्टनर को समझाते हैं। जहाँ वेंचाओ और शुयान तो म्या और शाओ सिन चैन की ब्यूटी में खो जाते हैं और वो इस जबरन शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही जिन जुशान भी यांगली के बारे में जानकर वो भी यांगली को एक मौका देने के लिए मान जाता है। वही सीचेन और वांग जी, ये दोनों भाई इस शादी को नहीं मानते हैं। और अब विंग अच्छे से फ्रेश होकर आता है और अब वो अपने अल्फ़ा को देखता है और फिर बड़े प्यार से वांग जी को कहता है एक्सक्यूज मी अल्फ़ा। ये सुनकर तो वांग जी शौक कि क्या इस पर्सन को इंग्लिश आती है। वांग जी अब पलट कर विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग कहता है मैं जानता हूँ कि आपको ये ज़बरदस्ती की शादी पसंद नहीं है, सच मानिए मुझे भी पसंद नहीं है, मगर क्या करें, हमारे एल्डर इतने समझदार नहीं है। खैर छोड़िए, अब वेडिंग तो हो ही गई है, इसलिए अब आप कुछ नहीं कर सकते, मगर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वांग जी कहता है क्या मतलब? विंग कहता है घबराइए मत, ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, और हाँ, अगर आप सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। वांग जी कहता है क्या मतलब? विंग कहता है दरअसल हमारे गांव में नियम है कि शादी के बाद अल्फ़ा को इसी गांव में नाइट स्पेंड करनी पड़ती है, और जो कोई नहीं करेगा उसे सुबह गांव के चौराहे पर ले जाकर गोली मार दी जाती है। इसलिए अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करिए। और वो वांग जी से कहता है कि आपको मेरे साथ मिलकर सेक्सी आवाज़ें निकालनी होगी। वांग जी कहता है व्हाट डू मीन, आप कहना क्या चाहते हैं? विंग कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रिटेंड करिए जैसे आप मेरे साथ कुछ कर रहे हैं और मैं मौन की आवाज़ निकालूंगा। वांग जी कहता है वो क्यों? विंग कहता है अभी बताता हूँ। और अब विंग बेड पर खड़ा हो जाता है और पहले तो उस बेड पर काफ़ी उछलता है, जिससे उसकी ब्रीथ हैवी हो जाती है, और अब वो स्वीट स्वीट से मॉर्निंग की आवाज़ निकालने लगता है। तभी रुककर धीरे से वांग जी को कहता है बचकर जाना चाहते हो ना, तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, तुम भी बेड पर उछलो और अपनी ब्रीथ को हैवी करो। वांग जी विंग की बात मानकर वैसा ही करता है और अब वांग जी भी हैवी ब्रीथ लेता है। अब विंग फुल एक्साइट टोन में मौन कर रहा था, वहीं वांग जी भी विंग को देखकर वैसा ही कर रहा था। और अब 2-3 घंटों के बाद विंग कहता है बस करो, आप जाकर चुपके सो जाओ। वांग जी कहता है क्या, पर कहाँ? विंग कहता है आप यहाँ बेड पर सो जाइए, और हाँ, कपड़े पहनकर ही सोना, क्योंकि यहाँ सुबह सब कुछ चेक होगा। और फिर विंग भी वहीं बेड पर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग करीब 4 बजे विंग उठता है और वांग जी को भी जगाता है और उससे कहता है कि अब अपने कपड़े निकालकर ज़मीन पर फेंक दो, हो सके तो फाड़ के फेंक दो। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और अब वांग जी वैसा ही करता है।
अब विंग वो ब्लड की शीशी निकालता है और बेड शीट पर गिरा देता है। कुछ बूंदे अपने कपड़ों पर भी लगा देता है और अब अपने कपड़े निकालकर खुद पर लॉन्ग टॉवल लपेट देता है। साथ ही अपने आप को दूसरे ब्लैंकेट से ढक लेता है। अब करीब 6 बजे तक सबके डोर ओपन हो जाते हैं। जहां वांगजी फ्रेश हो चुका था वहीं विंग भी फ्रेश हो चुका था और फिर विंग लचकते हुए बाहर आता है और अपने अल्फा के सामने खड़ा हो जाता है। अब कुछ लोग अंदर जाकर वो बेडशीट लेकर आते हैं और वो सबको दिखाते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले श्योर करते हैं कि जिन अल्फाओं को वो पकड़ कर लाए हैं उन्होंने उनके बच्चों के साथ में अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है और अब सभी लोगों की बेडशीट पर ब्लड मिलता है। इसलिए अब सभी अल्फाओं को एक दामाद की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उन सभी से कहा जाता है कि वो अपने अपने ओमेगा को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जो सुनकर वो सभी अल्फा हैप्पी हो जाते हैं और अब कुछ देर बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की विदाई करते हैं। मगर उससे पहले वो सभी अल्फाओं को धमकाते भी है कि अगर किसी ने भी उनके बच्चों को हट गया तो वो उनके साथ साथ उनके पूरे खानदान को मार देंगे। इतना कहते ही वो लोग अपने अपने बच्चों को उनके अल्फा के साथ भेज देते हैं। जहाँ रास्ते में वेन चाओ शियान और जिनजुशान शीचेन और वांगजी से कहते हैं कि वो लोग तो अपनी मैरिज को एक मौका देना चाहते हैं, मगर वहीं शीचेन और वांगजी तो बिल्कुल भी चैन और विंग को मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए विंग और चैन दोनों ही शीचेन और वांगजी के साथ बीजिंग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जहां वो यांगली और जिनजुशान से बात करते हैं कि क्या वो सच में इस मैरिज को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर नहीं। जो सुनकर यांगली अपने दोनों भाई से कहती है कि जिनजुशान अच्छे हैं, इसलिए हम दोनों ही अपनी मैरिज को मौका देना चाहते हैं। इस पर विंग और चैन कहते हैं ओके सीजे, जैसा आप चाहे, मगर आपको कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ हमें कॉल कर लेना। इस पर यांगली हमें सिर हिलाती है और अब वो लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर अब विंग और चैन शीचेन और वांगजी से कहते हैं कि वो दोनों फिक्र ना करें, हम दोनों पढ़े लिखे, इसलिए वो टेंशन ना ले और अब ज़बरदस्ती हुई मैरिज को भूल जाए। इतना कहकर चैन और विंग उन्हें बाय कहकर जाने लगते हैं। जो देखकर शीचेन वांगजी से कहता है वांगजी रोको उन्हें। वांगजी कहता है क्यों, गगा जाने दो उन्हें, वैसे भी वो हमारे कुछ नहीं लगते। शीचेन कहता है ऐसा नहीं है वांगजी, ये बीजिंग है, यहाँ पलक झपकते ही इंसान गायब हो जाते हैं। फिर भी ये तो दोनों ओमेगा है, भले ही हम इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, मगर इंसानियत के नाते हमें इनकी हेल्प करना चाहिए। वो दोनों अकेले कहाँ भटकेंगे। वांगजी कहता है गगा आप कहना क्या चाहते हो। शीचेन कहता है बाद में समझाऊंगा, पहले उन्हें रोको। वांगजी कहता है ठीक है गगा, और वो वहाँ से जाता है और फिर चैन और विंग को रोकते हुए कहता है गगा तुम्हें बुला रहे हैं। चैन कहता है हमें, पर क्यों। तभी शीचेन खुद ही वहाँ पर आ जाता है और वो विंग और चैन से कहता है तुम लोग ऐसे अकेले इतने बड़े शहर में कैसे रहोगे, इसलिए तुम मेरे साथ आओ। जो सुनकर चैन कहता है नहीं हम नहीं आ रहे हैं, और वैसे भी हम पढ़े लिखे हैं। शीचेन को गुस्सा आता है और कहता है सुबह से सुन रहा हूँ कि हम पढ़े लिखे, बताओ कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने। तभी विंग कहता है हमने 12th किया है। शीचेन कहता है ओह तो तुमने 12th किया है, मगर ये बीजिंग है, यहाँ मास्टर की डिग्री लेने वाले भी गायब हो जाते हैं, तो तुम लोग तो गांव से आए हो, इसलिए मेरे साथ चलो। तभी विंग कुछ कहने वाला था, मगर वांगजी विंग को रोकते हुए कहता है विंग गगा कुछ कह रहे हैं ना, तो गगा की बात मानो। ये सुनते ही विंग और चैन आपस में बात करते हैं और फिर कहते हैं ओके हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। इतना कहते ही शीचेन अपना सिर हाँ में हिलाता है और अब कुछ ही देर बाद लैंड कंपनी का मैनेजर वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है और शीचेन को ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। शीचेन कहता हूँ, और वो लोग सभी गाड़ी में बैठते हैं और एक जगह आते हैं जहाँ वो फिर विंग और चैन को लेकर एक अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। जहाँ पहुँचकर वो विंग और चैन से कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए ये अपार्टमेंट ख़रीदा है, आज से तुम दोनों यहीं रहो, और हाँ पैसे वैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे या फिर वांगजी को कॉल कर लेना। जो सुनकर चैन कहता है पर आपने हमारे लिए ये अपार्टमेंट क्यों ख़रीदा, जबकि आप तो हमें अपने ओमेगा भी नहीं मानते हैं, इसलिए ये अल्फ़ा जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर शीचेन कहता है तुम लोगों ने भी तो हमारी हेल्प की थी ना, इसलिए हम भी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। और अब शीचेन कहता है और अब हम जा रहे हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो विंग और चैन को उनके अपार्टमेंट में छोड़कर चले जाते हैं। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां वांगजी अपने गगा से पूछता है कि उन्होंने उनके लिए ये अपार्टमेंट क्यों ख़रीदा।
जो सुनकर सिचेन कहता है, वांग जी, उन लोगों ने अपने गांव में हमारी काफ़ी मदद की और शायद उन्हीं की वजह से आज हम जिंदा है, इसलिए इतना करना तो बनता था ना। वांग जी कहता है, पर गगा अब हम कहाँ जा रहे हैं। सिचेन कहता है, वांग जी, हम लोग पहले हॉस्टल जाएंगे क्योंकि 2 दिन वहाँ नहीं थे तो पता करना होगा ना कि हॉस्टल में क्या चल रहा है। अब ऐसे ही बात करते करते वो लोग हॉस्टल पहुँच चुके थे, जहाँ सिचेन और वांग जी को देखकर सभी स्टूडेंट, यहाँ तक कि टीचर, हैरान थे। और जैसे ही प्रिंसिपल तक ये खबर जाती है कि सिचेन और वांग जी हॉस्टल पहुंच चुके हैं, तो प्रिंसिपल दोनों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सुना है यहाँ हॉस्टल में कुछ गुंडे आए थे जो तुम लोगों को किडनैप करके ले गए थे, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। जो सुनकर सिचेन कहता है, नहीं सर, और आपसे किसने कह दिया कि हम लोग किडनैप हो चुके थे। अगर हम लोग किडनैप हुए होते इतनी जल्दी कॉलेज थोड़ी ना आते, और इस समय तो ये खबर हमारे अंकल तक पहुंच जाती, फिरौती के लिए कॉल भी चली जाती। मगर ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने गए थे। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो ना। सिचेन कहता है, हाँ सर, हम सच बोल रहे हैं। तभी कॉलेज में अंकल कुरेन की एंट्री होती है और वो दोनों को देखकर कहते हैं, वांग जी, सिचेन। जैसे ही सिचेन और वांग जी अपने अंकल की आवाज़ सुनते हैं और फिर पलटते हैं और कुरेन को देखते हैं, जहाँ कुरेन सीधे आकर अपने दोनों नेफ्यू को हक करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है ना। सिचेन कहता है, हाँ अंकल, हम तो ठीक है, पर आप यहाँ अचानक। कुरेन कहता है, हाँ, प्रिंसिपल सर ने कॉल किया था कि तुम दोनों किडनैप हो चुके हो। सिचेन कहता है, नहीं अंकल, प्रिंसिपल सर को गलतफहमी हो गई थी। तभी प्रिंसिपल कहता है, हाँ मिस्टर लेन, ये बच्चे खुद से घूमने चले गए थे, इस वजह से गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने यहाँ परसों रात में कुछ गुंडों को हॉस्टल में आते देखा था। जो सुनकर कुरेन कहता है, वांग जी, सिचेन, अब तुम दोनों हॉस्टल में नहीं रहोगे, तुम लोग अभी मेरे साथ घर चलोगे। सिचेन कहता है, क्या? पर अंकल, अब कुछ ही टाइम बचा है हमारे एग्ज़ाम होने में, उसके बाद तो हम घर आ ही जाएंगे। जो सुनकर कुरेन कहता है, नहीं, अब बाकी की पढ़ाई तुम लोग घर में करोगे, और हाँ, जिस दिन तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे उस दिन मैं तुम्हें खुद यहाँ लेकर आऊँगा और वापस लेकर जाऊँगा। जो सुनकर सिचेन कहता है, पर अंकल, हम लोग घर से कैसे आना जाना कर सकते हैं। सिचेन कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। इतना कहते ही कुरेन सिचेन और वांग जी का सामान पैक करने को कह देता है। वहीं कुरेन प्रिंसिपल से बात करता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां कुरेन अपने दोनों नेफ्यू को घर ले जाता है। वहीं सिचेन के दिमाग में चैन और विंग ही चल रहे थे, क्योंकि यहाँ सिचेन ने उनके लिए अपार्टमेंट इसलिए खरीदा था ताकि वो उन दोनों पर ध्यान रख सके। मगर अब तो वो वापस जा रहा है, इस छोर से काफ़ी दूर रहते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कुरेन, सिचेन और वांग जी अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं। वहीं उधर चैन और विंग बैठकर एक दूसरे से कह रहे थे कि क्या उन्होंने उनसे ये अपार्टमेंट लेकर सही किया, क्योंकि ना तो वो इस शादी को मानते हैं, ना ही हमें अपनी ओमेगा। चैन कहता है, विंग, तुम्हारी बात तो सही है, मगर यहाँ इस शहर में हम किसी को नहीं जानते हैं, तो और इतने बड़े शहर में भटकने से तो अच्छा ही है ना कि कम से कम हमारे पास घर तो है, और तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो हम उन्हें रेंट दे सकते हैं इस घर में रहने का। विंग कहता है, हाँ चैन, यही सही रहेगा, वैसे भी मुझे किसी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। चैन कहता है, वो तो ठीक है, मगर अब हमें यहीं रहना होगा और कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो हम अपना गुजारा नहीं कर सकते ना। विंग कहता है, हाँ, तो कल सुबह ही हम नौकरी की तलाश करेंगे। चैन कहता है, ठीक है। अब समय बीतता गया। उधर सिचेन और वांग जी अपनी पढ़ाई भी करते थे और साथ में बिजनेस में अपने अंकल का हाथ भी बढ़ाते थे। और इधर विंग और चैन दोनों भाई काफ़ी जगह नौकरी की तलाश करते थे, मगर उनकी एजुकेशन कम होने की वजह से कोई भी कंपनी उन्हें काम नहीं देती थी। इधर अब उनके पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। अब 3 महीने बीत चुके थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए दोनों भाई पार्क में बैठे थे। तभी उनकी नज़र एक पर्सन पर जाती है जो शायद नाइट शिफ्ट करके वापस आ रहा था। कुछ लड़के उसे रोककर उसकी सैलरी छीनने लगते हैं। ये देखकर चैन और विंग उस लड़के के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्यों उससे परेशान कर रहा है। तभी वो छोटा सा ओमेगा जो 16 या 17 साल का था, वो विंग से कहता है, देखो ना गग्गा, ये मुझसे मेरे पैसे छीन रहा है, प्लीज़ मुझे इनसे बचा लो। गग्गा, मुझे इन पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है,
मुझे मेरी ग्रैंडमा की दवाई खरीदनी है। यह सुनकर विंग उस लड़के के फेस पर एक पंच मारता है और उससे पैसे छीनकर उस लड़के को दे देते हैं, जिससे वो ओमेगा बॉय हैप्पी हो जाता है। इधर चैन उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। तभी विंग उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो ओमेगा कहता है, मेरा नाम न्यूसेन है। विंग कहता है, तुम सुबह सुबह इधर से कहाँ से आ रहे हो? जो सुनकर न्यूसेन कहता है, मैं अपनी जॉब से आ रहा हूँ। विंग कहता है, जॉब? क्या तुम जॉब करते हो? न्यूसेन कहता है, हाँ, क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? विंग कहता है, वो क्या है ना, हम लोगों को भी जॉब चाहिए, मगर हमारी एजुकेशन कम होने की वजह से कोई हमें जॉब नहीं दे रहा है। न्यूसेन कहता है, अगर आप करना चाहो तो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ आप भी काम कर सकते हैं। जो सुनकर चैन पूछता है, और तुम कहाँ काम करते हो? न्यूसेन कहता है, गे बार में। वो क्या है ना, यहाँ एक बहुत बड़ा गे बार है, और क्या है ना, सामने जो कॉलेज है ना, उसमें सारे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, और वो लोग दिन भर पढ़ाई करते हैं और शाम को उस बार में जाते हैं रिलैक्स होने के लिए। वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उन लोगों को अपनी बॉडी सर्व करते हैं, और कुछ लोग केवल ड्रिंक सर्व करते हैं। मैं भी वहाँ ड्रिंक सर्व करता हूँ, और सैलरी भी ठीक ठाक है, महीने में 5,000, कभी कभी 6 या 7 भी मिल जाते हैं। और अगर आप चाहे तो आप भी वहाँ काम कर सकते हैं। अगर आपको जॉब करना है तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं अपने मैनेजर से बात करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। ये लीजिए मेरा नंबर, पहले आप सोच लीजिए, उसके बाद मुझे बता देना। ओके गगा, अब मैं चलता हूँ। इतना सुनने के बाद विंग और चैन वापस अपने अपार्टमेंट में आते हैं और अपने अपने रूम में जाकर जॉब के बारे में सोचने लगते हैं। अब चैन और विंग पूरा दिन सोचने के बाद बाहर आते हैं और फिर एक दूसरे से कहते हैं कि फ़िलहाल हमें जॉब कर लेनी चाहिए। जो सुनकर चैन कहता है, हाँ विंग, भूखे मरने से अच्छा तो यही है कि हम लोग ये जॉब कर ले। और अब वो न्यूसेन को कॉल करते हैं और उसे बता देते हैं कि वो जॉब करने के लिए तैयार है। न्यूसेन कहता है, ओके काका, मैं मैनेजर से बात करके आप लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा। अब करीब 2 घंटे बाद न्यूसेन विंग को कॉल करता है और विंग से कहता है, उसने बात कर ली, आप लोग आ सकते हैं। इतना कहते ही न्यूसेन फ़ोन रख देता है। अभी शाम के 7 बज रहे थे, इसलिए विंग और चैन निकल जाते हैं क्योंकि पैसे की उन्हें ज़रूरत थी। तो अब कुछ देर बाद विंग और चैन उस गे बार में पहुंच जाते हैं जहां न्यूसेन उन दोनों को देखता है और उनके पास आकर उनसे कहता है, वीगा, आप लोग आ गए, आइए मैं आपको यहाँ के मैनेजर से मिलवाता हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब न्यूसेन विंग और चैन को मैनेजर के पास ले जाता है, जहाँ मैनेजर जब विंग और चैन को देखता है तो वो तो उन दोनों की ब्यूटी में खो जाता है, मगर कुछ देर बाद अपने सेंस में आता है और फिर विंग और चैन से पूछता है कि वो यहाँ क्या काम कर सकते हैं। जो सुनकर विंग और चैन कहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनकर मैनेजर कहता है, क्या तुम खुद को बेड पर सर्व कर सकते हो? वो क्या है ना, इससे हमें भी अच्छे पैसे मिलेंगे और तुम्हें भी। जो सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम अपनी बॉडी सेल करने नहीं आए हैं। हाँ, इसके अलावा कोई और काम है तो बताइए। जो सुनकर मैनेजर कहता है, तो हमारे पास तो फिर 2 ही काम हैं, या तो वेटर की जॉब करो या फिर स्टेज पर परफॉर्मेंस करो और लोगों का दिल बहलाओ, उससे भी तुम्हें अच्छा पैसे मिल सकते हैं। जो सुनकर चैन कहता है, विंग, मैं वेटर की जॉब कर लेता हूँ और तुम स्टेज पर सिंगिंग और डांसिंग। जो सुनकर विंग कहता है, ओके, मैं स्टेज पर शो करने के लिए तैयार हूँ। वो मैनेजर कहता है, ओके गुड। और फिर वो अपने खास आदमी को बुलाता है और उनसे कहता है, इसे जाकर स्टेज के लिए तैयार करो और हाँ, इसे वेटर के कपड़े दे दो। वो पर्सन ओके कहता है और फिर विंग और चैन उस आदमी के साथ चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ चैन न्यूसेन के साथ ड्रिंक सर्व करने लगता है। तभी मैनेजर स्टेज पर अनाउंसमेंट करता है कि आज से आप लोगों के लिए एक न्यू परफॉर्मर परफॉर्म करेगा। जो सुनकर वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट क्लैपिंग करते हैं और अब विंग अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाना स्टार्ट करता है। और जब लोगों के कानों में विंग की वो मेलोडी आवाज़ जाती है तो एक पल के लिए वहाँ एकदम शांत हो जाता है। और फिर जैसे ही स्पॉटलाइट विंग पर पड़ती है तो विंग की खूबसूरती देखकर तो लोग वहाँ चिल्लाने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं। और फिर विंग अपना परफॉर्मेंस देता है, जहाँ कई पर्सन मैनेजर से बात करते हैं कि ये ओमेगा उन्हें अपने बेड पर चाहिए, मगर मैनेजर विंग की बात की रिस्पेक्ट करते हुए सभी को मना कर देता है कि नहीं, वो हमारा न्यू परफॉर्मर है और बिना उसकी मर्जी के मैं उसको आपके साथ नहीं भेज सकता और ना ही वो अभी इस सब के लिए कंफर्टेबल है। इसलिए प्लीज़
पहले उसे कंफर्टेबल होने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। ये सुनकर वो लोग भी मान जाते हैं। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। विंग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देता था और अपने काम का पैसा लेकर सीधा वापस अपने अपार्टमेंट आ जाते थे। अब ऐसे ही 3 महीने और निकल जाते हैं। अब वांग जी के और सिचिन के एग्ज़ाम थे, इसलिए वो लोग अपने हॉस्टल वापस आ चुके थे। इस बीच उन्होंने अंकल को काफ़ी समझाया था कि वो लोग केवल एग्ज़ाम तक ही हॉस्टल में रहेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। इस बात पर अंकल कुरेन भी मान गए थे और उन्हें वापस उनके हॉस्टल भेज दिया था। अब इधर विंग और चैन अपने काम में बिजी थे, वहीं उधर वांग जी और सिचिन अपने एग्ज़ाम में, और फिर समय बीतता गया। सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। उसके अगले दिन ही सिचिन और वांग जी को वापस आना था, मगर पता नहीं क्यों पर सिचिन के मन में आता है कि वो आज शाम को जाकर एक बार चैन से मिलेगा, उससे पूछेगा कि वो कैसे हैं। इसलिए सिचिन वांग जी से भी इस बारे में बात करता है, जो सुनकर तो वांग जी पहले तो अपने गगा से कहता है कि क्या ज़रूरी है उन लोगों से मिलने की। वैसे भी उनके फादर ने ज़बरदस्ती उनकी शादी हमसे कराई थी, और फिर पिछले 6 महीनों से ना तो हमने उनसे कोई वास्ता रखा, ना ही उन्होंने हमसे। फिर क्यों हमें उन लोगों को देखने जाना है। वैसे भी गगा वो फोर्स मैरिज थी, बंदूक की नोक पर उसके फादर ने हमारी शादी उन ओमेगा से कराई थी, और अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ रह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसलिए मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। वैसे भी मेरा अपने फ्रेंड के साथ कुछ और प्लान है। सिचिन कहता है ओके, तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, मगर मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलूंगा। वैसे भी हमें नहीं पता कि वो पिछले 6 महीने से कैसे जी रहे हैं, उनके पास पैसे वैसे है कि नहीं। वांग जी कहता है गगा, आपको जो करना है वो करिए, मुझे नहीं पता। इतना कहकर वो तो कॉलेज निकल जाता है। इधर सिचिन भी अपना बैग उठाता है और कॉलेज आ जाता है, जहाँ वो पहले तो अपना एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं, उसके साथ दिन भर अपना टाइम निकालते हैं। और अब शाम 5 बज रहे थे। हॉस्टल बंद होने के बाद सिचिन वांग जी से कहता है कि वो उनसे मिलने जा रहा है। वांग जी कहता है गगा, तो आप जाइए ना, वैसे भी मैं तो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। सिचिन ओके कहता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सिचिन उसी अपार्टमेंट में पहुँचता है, मगर गेट को बंद देखकर सोचता है ये लोग इस वक्त कहाँ हैं, और सिचिन वही उनका इंतज़ार करने लगता है। इधर वांग जी अपने कुछ फ्रेंड के साथ उसी गे बार में पहुंच जाता है, जहां उसके दोस्त वांग जी को बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद यहां एक खूबसूरत ओमेगा स्टेज पर परफॉर्मेंस देने आती है, मगर यार वो किसी को भाव ही नहीं देता। काश मैं एक बार उसके साथ बेड पर सोच वांग जी जैसे खूबसूरत उसकी आवाज़, उसका फेस है ना, उससे भी खूबसूरत उसकी अदाएँ है। हर कोई उसे अपने बेड पर ले जाना चाहता है, मगर मजाल है वो किसी को भाव देता हो। जो सुनकर वांग जी कहता है गाइस, मैं नहीं था ना यहाँ, इसी वजह से। अगर मैं होता तो मैं तो कब का उसे अपने बेड पर ले जाता और फिर खूब मज़े करता। जो सुनकर वांग जी के दोस्त कहते हैं उसे पटाना इतना आसान नहीं है, वो एकदम करंट की तरह है, छूने के लिए जाओ तो झटका लगता है, वो भी 440 वाट का। वांग जी कहता है अच्छा, तो चलो आज मैं भी देखता हूँ कि वो कौन है जिसके देखने मात्र से 440 वोट का झटका लगता है। उसके दोस्त कहते हैं बस आने ही वाली होगी, तब तक क्यों ना हम लोग एक दो ड्रिंक ले ले। वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी मैनेजर फिर से अनाउंसमेंट करता है कि आज फिर से हमारे परफॉर्मर आप सबका स्ट्रेस को कम करने के लिए एक खूबसूरत सा गाना पेश करने जा रही है। अब उस क्लब की सारी लाइटें ऑफ हो चुकी थी, केवल लाल हरी नीली पीली लाइट जल रही थी, और एक वाइट कलर की स्पॉटलाइट केवल हमारे विंग पर फोकस कर रही थी। जैसे ही विंग गाना शुरू करता है, वैसे ही वहाँ बैठे सब स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं, सीटी मारने लगते हैं, क्लैपिंग करते हैं, आई लव यू चिल्लाने लगते हैं। अब वांग जी मन में सोचता है आखिर ये पर्सन कौन है जिसके लिए ये सभी लोग पागल हैं। और अब वांग जी अपने गर्दन को पीछे करता है तो वो शौक, और उसके मुंह से आवाज़ आती है विंग, और फिर वो विंग को ऊपर से नीचे देखता है, जहाँ विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, और उसकी ड्रेस जो थी कि शोल्डर से उसके लेग से थोड़ा बहुत रिवेलिंग हो रही थी। ये देखकर तो वांग जी को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि भले ही उन दोनों के बीच में हस्बैंड एंड हस्बैंड वाला रिश्ता ना हो, मगर विंग वांग जी का हस्बैंड था, और उसे नहीं लगा था कि विंग ऐसे क्लब में काम करेगा। और अब जैसे जैसे वो विंग को परफॉर्मेंस करते देख रहा था, उसके अंदर हस्बैंड वाला पॉजिटिव नेचर
डेवलप हो रहा था और वो विंग की उन सभी बातों को याद करता है जहाँ विंग ने उसे कहा था कि अगर वो जिंदा वापस जाना चाहता है तो जैसा वो कहे उसे वैसा ही करना होगा। और फिर वो याद करता है कि किस तरह विंग हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था, वो मॉर्निंग की आवाज़ कर रहा था, कैसे उसके जान बचाने के लिए उस बेड पर ब्लड गिराया था ताकि सबको लगे कि उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ है जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। ये सोचते सोचते वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। साथ ही उसे विंग पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इस बार में ये काम कर सकता है। अब विंग की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है और वो अपने ग्रीन रूम में था। तभी उसका ग्रीन रूम नॉक होता है। विंग कहता है कौन है, अंदर आओ। अब एकदम से उस ग्रीन रूम का डोर खुलता है जो देखकर विंग डर जाता है और अब वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को देखकर विंग शॉक। और फिर वांग जी से कहता है अल्फ़ा आप। जो सुनकर वांग जी कहता है ओह, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। विंग कहता है क्या मतलब, और आप इस ग्रीन रूम में क्या कर रहे हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है क्यों, मैं इस रूम में नहीं आ सकता। मत भूलो तुम्हारी और मेरी मैरिज हो चुकी है। भले ही हमारे बीच में पति पत्नी वाला संबंध नहीं है, फिर भी तुम मेरे हस्बैंड हो क्योंकि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। जो सुनकर विंग कहता है हाँ तो दे दो मुझे डिवोर्स और छूट जाओ इस शादी से। वैसे भी इस शादी में कुछ नहीं है केवल नाम के सिवाय, और डिवोर्स होने के बाद मैं भी तुमसे अलग और तुम भी मुझसे अलग। जो सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है और वो एकदम से कहता है क्या क्या कहा तुमने, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, क्यों, ताकि तुम किसी और अल्फा के पास जाकर अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा कर सको। क्योंकि अभी तक तो शायद तुम्हें वो मौका मिला नहीं होगा, क्योंकि सुना मैंने 3 महीने से काफ़ी लोग तुम्हें अपने बेड पर ले जाना चाहते हैं मगर तुम नहीं गए। पर मुझे एक बात बताओ क्यों नहीं गए, उससे तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते। ऐसे स्टेज पर अपना ये बदन दिखाकर और अपना ये पैर दिखाकर तो उतने पैसे नहीं मिलते होंगे ना जितने की तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, अगर बेड पर चले जाते तो शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता। क्यों, मैंने सही कहा ना। विंग वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से में कहता है अल्फ़ा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। जो सुनकर वांग जी कहता है बकवास, मैं बकवास कर रहा हूँ, ये हुलिया देखकर तुम्हें लगता है विंग कि मैं बकवास कर रहा हूँ। और हाँ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। और ये सब वांग जी विंग को छूते हुए दिखा रहा था। वांग जी को इस तरह का वांग जी का इस तरह का टच करना विंग को पसंद नहीं आता और वो वांग जी को पुश कर देता है, जो देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो दोबारा विंग के पास आता है और इस बार वो विंग के बालों को पकड़ता है और उसके लिप्स पर एक जोरदार किस करता है। विंग खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है मगर वांग जी ने विंग के बाल इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि विंग खुद को छुड़ा ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो वांग जी को अपने आप से दूर करता है और वांग जी के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये देखकर तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को गोद में उठाता है और वहाँ से विंग को सीधा विंग के अपार्टमेंट लाता है। उसके पीछे पीछे चैन भी आता है, जहाँ वांग जी को विंग को ज़बरदस्ती लाते हुए सिचेन भी देख लेता है और वो विंग से कहता है पासवर्ड बताओ। विंग पहले तो मना करता है मगर वांग जी डार्क वॉइस में विंग से पूछता है तो विंग डोर ओपन कर देता है। इधर पीछे पीछे चैन को आते देख सिचेन चैन से पूछता है कि वो लोग कहाँ थे और वांग जी इतने गुस्से में विंग को गोद में उठाए कहाँ से आ रहा है। जो सुनकर चैन सिचेन से कहता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप वांग जी को रोकिए कहीं वो विंग को हट न कर दे। सिचेन कहता है हाँ, और वो दोनों भी अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक कमरे से विंग और वांग जी की आवाज़ आ रही है। सिचेन वांग जी को रोकने के लिए गेट पर नॉक करता है मगर वांग जी सुनने का नाम ही नहीं लेता। और इधर वांग जी विंग को बेड पर फेंक चुका था और उसके ऊपर आकर दोबारा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे डीप हॉट पैशनेट किस करने लगता है। कुछ देर बाद विंग को ब्रीथ नहीं आ रही थी, इसलिए वांग जी थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है और अपनी शर्ट को खोलकर फेंक देता है और फिर से विंग के ऊपर आकर उसको लिक सक और बाइट करने लगता है और फिर एकदम से विंग के कपड़े फाड़कर साइड कर देता है, जिससे विंग की अपर बॉडी वांग जी के सामने एकदम निकट थी। और अब वांग जी विंग के नेक के अराउंड उसे लिक करता है, सक करता है और साथ ही बाइट भी। और फिर वो अपने अग्रेसिव वाले फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है, जो इनहेल करते ही विंग को अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगती है। और अभी तक जो विंग छटपटा रहा था
वो अब थोड़ा बहुत शांत हो चुका था और अब उसे भी अपने अल्फा की नीड हो रही थी। वहीं वांग जी उसके नेक के अराउंड उसे लिक सक बाइट किए जा रहा था। धीरे धीरे वांग जी विंग के ब्रेस्ट पर आता है और उसके निप्पल को अपने टंग से सहलाता है और अपने माउथ में लेकर सक करता है और दूसरे हाथ से दूसरे ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है। धीरे धीरे वांग जी अब विंग के बेली पर आ जाता है और उसे वहाँ पर लिक सक करने लगता है। अब कुछ देर बाद वांग जी विंग के पैरों को खोलता है, उसका लोअर बॉक्सर सब फेंक देता है और विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में स्क्वीज करता है और फिर उसे अपने माउथ में लेकर लिक सक करता है। साथ ही अपने फिंगर से विंग को प्रिपेयर भी करता है। इधर अब विंग केवल मौन किया जा रहा था और इधर वांग जी पूरा निकिट होकर अपना प्राइवेट पार्ट विंग के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से विंग की चीख निकल जाती है। उसके बाद उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू गिर जाते हैं। इधर वांग जी रफली तरीके से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, यहाँ तक कि विंग के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगता है। मगर वांग जी जो है वो अभी भी विंग को रफ और ज़्यादा रफ होता जा रहा था और इसी तरह वो लोग पूरी नाइट एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब वांग जी काफ़ी थक गया था, इसलिए वो अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के अंदर ही रखकर सो गया था। इधर वांग जी ने विंग को मार्क भी कर लिया था। अब नेक्स्ट डे करीब 12 बजे विंग और वांग जी की डोर पर फिर से नॉक होता है, जो सुनकर विंग की आँख खुलती है और वो देखता है कि वांग जी ने उसे होल्ड किया है। तभी विंग को एहसास होता है कि अभी भी उसके अंदर वांग जी का लोअर पार्ट है, इसलिए वो वांग जी को बहुत ही धीरे से वांग जी को उठाता है और वांग जी से कहता है कि अब तो वो अपना लोअर पार्ट बाहर निकाले। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो शौक से खड़ा हो जाता है, जिस वजह से विंग के लोअर पार्ट में एक शार्प पेन होता है और वो उठते ही विंग से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया और ये सब क्या है। विंग तो वांग जी की बात सुनकर पूरी तरह शॉक था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वांग जी की बात का उसे क्या जवाब दे। इधर डोर पर सिचन वांग जी से पूछ रहा था कि क्या वो उठ गया है या नहीं, जो सुनकर वांग जी कहता है हाँ गगा अभी आया और फिर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आता है और एक नज़र विंग की तरफ देखता है और उसे भी कपड़े पहनाकर बाहर आता है और अपने गगा को देखकर गुड मॉर्निंग कहता है और फिर सिचन वांग जी से पूछता है कि ये सब क्या है, जो सुनकर वांग जी अपने नज़रों को झुकाकर कहता है गगा मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे आया और कैसे ये सब हो गया, लगता है मैंने कल कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी शायद इस वजह से। सिचन कहता है वो तो ठीक है पर अब क्या। वांग जी कहता है गगा आप कहना क्या चाहते हो। सिचन कहता है वांग जी अब तुम्हें विंग की जिम्मेदारी लेनी होगी, वैसे भी शादी तो पहले ही हो गई थी और आज उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होकर तुमने ये भी दिखा दिया है कि तुम कहीं ना कहीं विंग को पसंद करते हो और अब मैं चाहता हूँ कि तुम विंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो सुनकर वांग जी कहता है पर गगा हम अंकल से क्या कहेंगे। सिचन कहता है आप जो भी कहेंगे साथ ही कहेंगे, क्योंकि मैं भी चैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है गगा और अब कुछ देर बाद चैन सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और अब सिचन वांग जी से कहता है वो ब्रेकफास्ट लेकर विंग के पास जाए और उसे भी कुछ खिलाए। वांग जी कहता है पर मैं। सिचन कहता है क्यों क्या हुआ। वांग जी कहता है गगा वो कल नशे की हालत में मैंने विंग के साथ कुछ ज़्यादा ही, इसलिए डर लग रहा है कहीं वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं। जो सुनकर सिचन कहता है वांग जी जाओ और अब तो तुमने उसे अपनी ओमेगा भी क्लेम कर दिया है, इसलिए उसे प्यार से मत समझाओ, मैं जानता हूँ विंग तुम्हें माफ़ कर देगा। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और ब्रेकफास्ट लेकर विंग के कमरे में जाता है, जहाँ विंग अभी बेड पर लेटा था और वो वांग जी के हर कहे शब्द हर किए बर्ताव को याद कर रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग। जैसे ही विंग अपना नाम सुनता है वो वांग जी की तरफ देखता है। इधर विंग की नज़र जैसे ही वांग जी अपने ऊपर फील करता है वो तो पूरे तरीके से सिवर करने लगता है, क्योंकि वांग जी जानता था उसने जो कल विंग के साथ किया वो सही नहीं था। इसलिए वो हिचकिचाते हुए विंग से माफ़ी मांगते हुए सॉरी कहता है। जो सुनकर विंग शॉक, क्योंकि वांग जी के मुंह से सॉरी सुनकर विंग मन में सोचता है ये पर्सन कल तो इतने गुस्से में था, इतना क्रूर व्यवहार कर रहा था और अब इतने पोलाइट वे में सॉरी कह रहा है और शक्ल भी देखो कितना मासूम बनाया है। इधर तब तक वांग जी विंग से कहता है सॉरी विंग, वो कल मैंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और मुझे नहीं पता कि कल मैंने क्या क्या किया। जो सुनकर विंग कहता है आपको नहीं पता कि आपने क्या किया। नहीं रुको मैं दिखाता हूँ और अपने शोल्डर से थोड़ा सा अपना क्लोज साइड करता है और दिखाता है जहाँ विंग के नेक के अराउंड बहुत सारे बाइट मार्क थे। वांग जी पहले तो उन्हें देखकर शौक था,
मगर फिर विंग से कहता है मैंने दिया है तो तुमने भी तो दिया है ना। और वो भी ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखकर अपने शर्ट के बटन खोलकर विंग को दिखाता है, जहाँ विंग तो वांग जी की चेस्ट उसके ऐप से देखकर औकड़ हो जाता है और वांग जी से कहता है बंद करो इसे। वांग जी कहता है क्यों, वैसे भी कल रात तो तुमने सब देखा होगा ना। विंग कहता है क्या मतलब। वांग जी कहता है छोड़ो इन बातों को, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। और अब वांग जी सीरियस होकर विंग के पास आता है और अपना सर झुकाकर कहता है आई एम सॉरी विंग, वो कल जब मैंने तुम्हें उस बार में स्टेज पर देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड तुम्हें लेकर कुछ ना कुछ बोल रहे थे और उस समय मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों बुरा लगा। ठीक वैसे ही जैसे शायद किसी भी हस्बैंड को मुझे भी लगा, क्योंकि भले ही हम शादी को न मानते हो, भले ही मैंने तुम्हें कहा था कि इस रिश्ते को भूल जाओ, मगर सच बताऊं तो इन 6 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने कई बार सोचा था कि मैं अंकल को बता दूं कि हमारी मैरिज हो गई है, मगर फिर मैं रुक जाता था क्योंकि इस मैरिज में ना तो कोई प्यार था और ना ही कोई फीलिंग। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे डैड ने बंदूक की नोक पर हमारी मैरिज कराई थी, मगर तुम्हें यहाँ लाने के बाद, ऐसे अचानक छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा था। और फिर जब कल मैंने अपने दोस्तों के साथ उस क्लब में पहुंचा तो चारों तरफ से सुनने को मिला वो परफ्यूमर हॉट है, सेक्सी है, ब्यूटीफुल है। और फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे अंदर वो पजेसिव वाला हस्बैंड जाग गया और फिर मैंने गुस्से में अपनी इसकी उसकी सबकी ड्रिंक पी ली। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। गगन ने बताया कि मैंने तुम्हें अपना ओमेगा क्लेम कर लिया है और अब मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो बताओ क्या तुम मुझे एक मौका दोगे। ये सुनकर तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो वांग जी को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर तो वांग जी हैप्पी होकर विंग को हक कर लेता है और अब वो विंग को आराम से बिठाता है। उसके बाद वो विंग को आराम से खाना खिलाता है और फिर विंग से कहता है कि वो मार्केट से उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। विंग हाँ में सिर हिलाता है और अब वांग जी बाहर आता है और अपने गगा से कहता है कि वो मार्केट जा रहा है। सीचेन हाँ में इशारा करता है। इधर सीचेन और चेन लिविंग रूम में बैठे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। तभी चेन सीचेन से पूछता है कि उन्होंने अच्छे से तो सोचा है ना कि वो हमें अपनाएंगे। जो सुनकर सीचेन चेन का हाथ पकड़कर कहता है हाँ चेन, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। चेन कहता है मगर तुम्हारे अंकल, क्या वो हमें अपनाएंगे। सीचेन कहता है हाँ चेन, मेरे अंकल ज़रूर अपनाएंगे, वैसे भी हमारे अंकल हमसे बहुत प्यार करते हैं। जो सुनकर सीचेन एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पर लाता है और फिर दोनों अपनी कॉफ़ी फिनिश करते हैं। अब उनका दिन ऐसे ही निकल जाता है। इधर अब शाम हो चुकी थी। सीचेन वांग जी से कहता है वो हॉस्टल से अपना बैग लेकर आ जाए, आज रात हम दोनों इसी अपार्टमेंट में रहेंगे और सुबह होते ही अपने मेंशन के लिए निकल जाएंगे। वांग जी कहता है जी गगा। और अब वांग जी हॉस्टल से अपना सामान लेकर वापस अपार्टमेंट पहुंच गया था। इधर चैन ने भी अपना और विंग का सामान पैक कर लिया था और अब वो लोग अपना डिनर करते हैं और अब सीचेन और चैन एक कमरे में चले जाते हैं। वही वांग जी फिर से विंग के पास आ जाता है और विंग के पास लेटकर उसे हक करने लगता है, मगर विंग उसे रोककर कहता है कि आज वो कुछ ना करे, उसे अभी भी पेन हो रहा है। जो सुनकर वांग जी कहता है कि वो आज कुछ भी नहीं करने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमें कल अंकल के सामने जाना है, इसलिए वो तुम्हें टूटी फूटी हालत में नहीं बल्कि सही सलामत ले जाना चाहता है। जो सुनकर विंग वांग जी को घूर कर देखता है, जो देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे हक करके सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वो चारों लैन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अब शाम को चारों लैन कुरेन के सामने खड़े थे, जहाँ सीचेन अपने अंकल को बताता है कि ये दोनों हम दोनों के ओमेगा पार्टनर है। ये सुनकर तो कुरेन के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो पूछता है कि तुम दोनों ने कब मैरिज की और ये ओमेगा कौन है, किस शहर की है, किस खानदान की है। जो सुनकर सीचेन अपने अंकल को उनकी किडनैपिंग से लेकर उनकी शादी तक का सारा सच बता देता है। साथ ही ये भी कि विंग और चैन भी हम पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए पिछले 6 महीनों से हमने उन्हें छोड़ा हुआ था। मगर अंकल, अब हम अपनी मैरिज को एक मौका देना चाहते हैं, वो भी तब अगर आप हमें परमिशन दे। जो सुनकर कुरेन कहता है वाह बेटा, सारे फैसले खुद ब खुद कर लिए और अब नाटक कर रहे हो कि अगर मैं चाहूँगा तो तुम इन दोनों ओमेगाओं को अपनाओगे, जबकि तुम पहले सोचते तो फिर 6 महीनों से मुझसे ये बात नहीं छुपाते। और कुछ देर कुरेन उन पर गुस्सा करता है, मगर फिर खुद
खुद खुश भी हो जाता है कि चलो उनके नेफ्यू ने खुद ब खुद मैरिज कर ली। मगर साथ ही वो घबरा रहे थे क्योंकि विंग और चैन एक दबंग फैमिली के बच्चे थे, इसलिए वो उनसे भी डर रहे थे। मगर फाइनली अंकल मान जाते हैं और अब वो चारों अपनी लाइफ में खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। साथ ही विंग अब प्रेग्नेंट था, इसलिए सभी लोग उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। देखते देखते 1 साल बीत गया था। विंग ने एक खूबसूरत बेबी बॉय को जन्म दिया था और अब चैन भी प्रेग्नेंट था। साथ ही इधर वांग जी दूसरी बेबी की तैयारी में लगा था। तो गाइस, विंग और वांग जी को दूसरी बेबी की तैयारी करने देते हैं और हम तब तक चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। तो गाइस, अब आज का वन शॉट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, बाय बाय।